चलो भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी तीन टाइप की होती है, एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। मतलब हमने एक पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड, ये हमने पहली सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी, ठीक है। अब सेकंड हमारे को कौन सी पढ़नी थी? सेकंड हमारे को गैस एंड लिक्विड पढ़नी थी, और थर्ड हमारे को कौन सी पढ़नी है? तो आज मैं आपको कौन से स्टार्ट करा रहा हूँ, गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ ध्यान दो, गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। यहाँ ध्यान दो भाई, मैं क्या करता हूँ, मैं ना दो कंटेनर बनाता हूँ, एक ये, ठीक है, और तो मैंने क्या बोला आपको कि गैस एंड लिक्विड सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। मैंने एक कंटेनर ये बनाया, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या ले लिया, सपोज वाटर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया इस लेवल पर, और ऊपर तक मैंने क्या लिया है, यहाँ पर ये एक पिस्टन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिस्टन पर ना प्रेशर अप्लाई करूंगा, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करूंगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा, पानी उसी लेवल पर रहेगा, और पिस्टन थोड़ा सा करीब आ जाएगा। ये तो काफी करीब आ गया ना भाई, ठीक है, काफी करीब आ गया पिस्टन। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो स्पेस है इसके अंदर कोई सी गैस होगी, हाँ, इसके अंदर मान लो कोई सी भी गैस है, ऑक्सीजन है, CO2 है, जो है मान लो ये गैस है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर गैस है तो थोड़ी गैस तो पानी के अंदर भी डिसॉल्व होगी ना, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पानी के अंदर थोड़ी सी डिसॉल्व हुई ये। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ी सी गैस डिसॉल्व हुई, अगर यहाँ पर मैं प्रेशराइज करूंगा तो ये जो मॉलिक्यूल थे ये और करीब करीब आ जाएंगे। तो आप बताओ प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे गैस ये जितना भी प्रेशर लगा रही थी, अब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इस पिस्टन को सप्रेस कर दिया, नीचे कर दिया। अब यहाँ ध्यान देना, गैस अगर यहाँ पर इतनी डिसॉल्व थी तो यहाँ पे इस केस से ज्यादा डिसॉल्व होगी, कम डिसॉल्व होगी? क्या लगता है? ज्यादा। ज्यादा का मैं रीजन आपको समझाता हूँ। जब ये ऊपर था पिस्टन तो गैस मॉलिक्यूल फ्रीली आराम से घूम रहे थे, लेकिन क्योंकि एक आगचुल होती है ना कि हम यहाँ भी जा करके देखें क्या है, तो गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा पानी में भी घुस के देख रहे थे, हाँ भाई क्या है। तो अब पानी में क्योंकि गैस घुल गई तो मैं क्या बोलूंगा, ये सॉल्यूशन बन गया। किसका? गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया। अब याद ध्यान देना, क्योंकि अब आप ऊपर से प्रेशर लगाए जा रहे हो तो गैस प्रेशराइज होगी। अब गैस प्रेशराइज होगी तो बोलेगी नहीं अरे क्यों दबा रहा है, मुझे क्यों दबा रहा है ऊपर से। अब जब ऊपर से आप उसे दबाए जा रहे हो तो गैस कहेगी नहीं यार मेरा सांस लेना दुभर कर दिया। ये जो गैस है इतनी प्रेशराइज कर दी यहाँ पर तुमने कि तुमने किसी का सांस लेना हवा में दुभर कर दिया। तो अब ये कहेगी नहीं भाई एक काम करता हूँ, पानी के अंदर चलता हूँ, पानी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, वहां जाके शांति से बैठूंगा। समझ रहे हो? अरे बोल भाई। यहाँ पर ध्यान देना, जितनी गैस इस केस में डिसॉल्व थी उससे थोड़ी सी ज्यादा गैस अब इस वाले केस में डिसॉल्व होगी। ये वाली बात आप समझ रहे हो? तो आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं हवा में प्रेशर बढ़ाता हूं तो गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगी, कम होगी? गैस जो है वो लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो यहाँ चेक करना, मैं मान करके चलता हूँ ये जो भी गैस है, ये वाली जो भी गैस है, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 मोल है इस वाले केस में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? जो भी लिक्विड है, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड है, मैं फिलहाल मान लेता हूँ एनी लिक्विड, इसके मोल 5 मोल है। तो आप चेक कर को, यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 5 मोल है। मैंने जब सप्रेस किया तो क्या पानी के मोल बढ़ेंगे घटेंगे? पानी के मोल बढ़ेंगे घटेंगे? लिक्विड वाले यार ये तो कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड अगर मैं बात करूं ये कांस्टेंट रहेंगे, चलो मान लिया मैंने 5 मोल है। लेकिन गैस के मोल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? गैस के मोल क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि पहले जितनी भी गैस मेरी डिसॉल्व थी अब उससे थोड़ी सी ज्यादा डिसॉल्व हो रही है। अब बढ़े हुए मोल्स गैस के आप जितने भी मान लो, मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 4 हो गए। अरे 4 मानो, 5 मानो, 3 मानो, 2.5 मानो, जितने भी मानो बढ़े तो होंगे ना। तो अब चेक करना मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसे निकलता है। मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है भाई? ध्यान देना, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा?
नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ऊपर अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड। तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना था 2 मोल और नीचे 2 प्लस 5, तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 2/7 और 2/7 को कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगी 0.2 और 8 0.28 समथिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आया 0.2। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ गए तो चेक करना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, Ng अपॉन में Ng प्लस NL। ठीक है, तो Ng कितना हो गया यहाँ पर, Ng अब 4 हो गया और यहाँ पे 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, तो 4/9 कितना हो गया, ये तकरीबन आ गया आपका 0.4। ठीक है, तो आप बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहाँ ज्यादा था, जहाँ पे हवा में प्रेशर कम था या जहाँ पे ज्यादा था, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा था। इस बात को आप समझेंगे कि जब भी मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर मैं जितना ज्यादा प्रेशर गैस का बढ़ाऊंगा लिक्विड में उतना ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस अबव दिस लिक्विड या सॉल्यूशन सरफेस। कह सकता हूँ सबून भाई पक्का। तो यहाँ पर लिखना कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इस बात में कोई डाउट आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जितनी ज्यादा आएगी, मतलब वो क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। मान करके चलो अगर मैं ये पिस्टन यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या गैस को शॉक है ये बिचम बिचम में रहने का, समझ रहे हो। तो ये सारी डिसॉल्व्ड गैस निकल जाएगी और जब ये निकल जाएगी तो यहाँ पे एट लास्ट कोई भी गैस, समझ रहे हो बात को। तो जो रोल है वो इसी बात का रोल है कि इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रखा है। अब यहाँ पर चेक करना, जहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा निकल के आया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये हो गया आपका प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, एक कांस्टेंट आता है, ये भी गैस का ही है और मोल फ्रैक्शन भी किसका है, गैस का। अब जैसे एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, मान लो सारे ही शर्मा है, तो सबको यूं बुलाते हैं, ओए बंटी शर्मा तू इधर आ, ओए पोंटी शर्मा तू इधर आ। अबे शर्मा शर्मा क्यों लगा रहे हो, सारे शर्मा है ना। तो क्योंकि प्रेशर भी गैस का है, KH भी गैस का है और मोल फ्रैक्शन भी गैस का है। तो भाई बार-बार गैस 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 क्यों कह रहा है, सीधा यूं बोल देना प्रेशर इज इक्वल टू KH x, समझ गए। और ये जो KH है इसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है भाई, KH को क्या बोलेंगे यहाँ पर, हेनरीज कांस्टेंट। तो प्रेशर इज इक्वल टू KHX। और चेक करना जो प्रेशर की यूनिट होती है वो ATM हो जाती है या फिर बार हो जाती है। तो जो प्रेशर की यूनिट है प्रेशर अपॉन में x, यही आपकी KH की यूनिट आएगी। ये जो मोल फ्रैक्शन होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो मोल से मोल कट गया तो क्या यूनिट बची, कुछ भी नहीं। तो यहाँ ये आपका हो गया नो यूनिट। और अब कुल मिला के जो KH की यूनिट आएगी वो वही यूनिट तो आएगी जो प्रेशर की है। तो आप लिख सकते हो KH हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ द प्रेशर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, KH हैज सेम यूनिट एज ऑफ प्रेशर। यहाँ तक कोई लोचा, बोलो, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। चलो अब यहाँ ध्यान देना। अब आपको एक बेसिक बताता हूँ जो हर जगह काम में आएगा। ठीक है, जैसे मान करके चलो एक x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y से और आंसर कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ चेक करो, मान लो x की वैल्यू 720 है और y की वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई होके क्या आया 720। अब अगर ये x की वैल्यू में 360 कर देता हूँ तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा कि आंसर वही कांस्टेंट आए, 1 को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब कोई दो चीजें मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट आंसर दे रही है तो वो कैसे रिलेटेड होती है, इनवर्सली। क्यों इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि अगर एक वैल्यू को मैं घटाता हूँ तो दूसरी वैल्यू को ऑब्वियसली बात है बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर आएगा। मान ले इसको मैं 360 को और कम कर देता हूँ 180, तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा ताकि आंसर 720 आए। तो हमेशा याद रखना जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो कैसे रिलेटेड होती है, इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हेयर, इस वाले केस में हेयर x and y are
इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। याद रखना ये मल्टीप्लाई को बोलते हैं आई इंटू, अब इंटू बोलते हैं तो आई फॉर इंटू और आई फॉर इनवर्स। और ऐसे ही अगर कोई दो चीजें डिवाइड होकर के कांस्टेंट आंसर दे रही हो तो कौन से प्रोपोर्शन में होगा वो डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मान करके चलो अगर 10/2 मेरे को 5 दे रहा है, तो अगर मैं 10 को 20 करता हूँ तो नीचे 2 को भी बढ़ाना पड़ेगा 4, तभी आंसर 5 आएगा। समझ गए? तो कोई चीज d से डिवाइड हो रही है तो d से डायरेक्ट रिलेशन होगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे d फॉर डिवाइड है, d फॉर डिवाइड और d फॉर डायरेक्टली रिलेटेड। ये बात समझ गए? तो डिवाइड और मल्टीप्लाई ही हो गया। तो अब अगर आपसे मैं इस फॉर्मूले में पूछूं प्रेशर इज इक्वल टू KH/x, तो KH और x यहाँ पर क्या हो रहा है फिलहाल? मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब एक ऐसी गैस जिसका KH बहुत हाई है अगर, तो उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में क्या आएगा? कम आएगा। और मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कम होने का मतलब है कि वो कम डिसॉल्व हो रही होगी। ये बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो मना कर सकते हो, समझ आई तो ही हाँ बोलना, जल्दबाजी नहीं है। मेरी बात दोबारा सुनो, मैंने कहा कि KH और x यहाँ पर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, तो KH और x एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम इस बात को लिख लेंगे स्टार बना के कि KH मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, एंड सॉल्युबिलिटी, अरे x क्या है? सॉल्युबिलिटी तो है, तो KH एंड सॉल्युबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप स्टार बना के एक पॉइंट और लिख सकते हो कि एक ऐसी गैस जिसका KH बहुत हाई है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम, और जिसका KH कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस वाली बात को ऐड कर देता हूँ। अ गैस विद, ये पूछा जाता है पेपर में, ये ना असर्शन वगैरह में पूछा जाता है, या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा क्या कि अ गैस विद हायर KH value will have dash solubility, less or more, क्या आएगा? लेस आएगा या मोर आएगा? लेस आएगा ना, हायर KH है तो लेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से। अब यहाँ ध्यान देना, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या आपने लॉ तो पढ़ा, ये तो बता दो कि एप्लीकेशन है क्या, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारी कोका कोला की बोतल है, भाई ये बोतल टाइप बनेगी नहीं, पता नहीं क्या बन गया, ये कोका कोला की बोतल है मान लो, ठीक है। तो जो कोका कोला होती है वो कहाँ तक फिल होती है? यहीं तक फिल होती है भैया, यही तो होती है कोका कोला, ठीक है भैया। अब इस कोका कोला में पहले मुझे लगता था ये स्पेस खाली दे रहे हैं, क्यों खाली दे रहे हैं मुझे पता नहीं लगता था, तो मैं बताता हूँ क्यों खाली दे रहे हैं। क्योंकि ये जो स्पेस हमें खाली दिख रहा है ना, ये खाली नहीं है, इसके अंदर ठूस ठूस के क्या भरी हुई है? CO2। अच्छा CO2 क्यों भर रखे इन्होंने? वो कहते हैं कि इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर लगाऊंगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगा करके रखूंगा, उतनी ज्यादा गैस कहाँ डिसॉल्व होगी? मेरी कोका कोला पे डिसॉल्व होगी। और मेरे को कौन सी वाली कोका कोला अच्छी लगती है? विद गैस वाली, विदाउट गैस वाली? विद गैस वाली। अगर गैस उड़ जाती है तो एंड में मीठी मीठी सी नहीं बचती? वो ऐसा नहीं है कि एंड वाली मीठी मीठी होती है, तो उसको खोल के छोड़ दे 2-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, उड़ जाएगी, फिर वो सारी मीठी मीठी लगेगी। कई लोगों को वो मीठी वाली अच्छी लगती है और कई लोगों को गैस वाली अच्छी लगती है। समझ गए बात? तो कुल मिला के ताकि कोका कोला में मेरी सॉल्युबिलिटी गैस की बहुत ज्यादा बनी रहे, इस वजह से ये रीजन खाली नहीं होता, इसमें क्या होती है एक्चुअल में? गैस। समझ रहे हो? और इसलिए कभी सील पैक बॉटल लाओ भी ना इसकी कोका कोला की, उसको ऐसे दबाने की कोशिश करना, दबती भी है। वेयर आप एक बार इसे खोल दो तो ये सारी गैस क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। फिर बंद करना और दबाने की कोशिश करना, अब दबेगी। क्यों? क्योंकि पहले बहुत प्रेशर में आपने गैस भर रखी। समझ गए? तो यहाँ पर मैं पहली एप्लीकेशन क्या लिखूंगा कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, to increase the solubility of CO2 in soft drinks, the bottle is sealed under
हाई प्रेशर है, लो प्रेशर? हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर है? क्योंकि हाई प्रेशर रखूंगा तभी तो गैस चाहे मजबूरी में ही सही डिसॉल्व तो होगी। यही बात समझ। तो यहाँ पर आप लिखना कि टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drinks, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं वो कौन सी ड्रिंक होती है, कार्बोनेटेड होती है, क्या बोलते हैं उसे? अरे सोडा वाटर, उसमें भी तो होती है ना सोडा वाटर, ठीक है? bottles are sealed under sparkling water। अबे यार वो जो सोडा वाटर नहीं होता, हाँ तो जो मान ले यार, बस समझ जा कि हम क्यों यहाँ पे हाई प्रेशर रख रहे हैं। ये बात समझ गए? क्लैरिफाइड? सेकंड आ जाओ, सेकंड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड एप्लीकेशन बोलते हैं बेंड्स। ये लिख लिया? बेंड समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में। आपको पता है इन आवर एटमॉस्फेयर जो सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन का कितना है? 21%, और बाकी रेस्ट क्योंकि 99% हो गया तो रेस्ट 1% में अदर गैसेस भी है। तो मैं एक जनरलाइज कर लेता हूँ मामला कि ये जो मेरा 78% है इसको मैं 80% लिख लेता हूँ, ठीक है? और इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं समझने लायक हो जाऊँ। अप्रोक्सीमेशन लिया है मैंने कि नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन का क्या रेशो आ गया? 80/20 हो जाएगा, और 80/20 क्या आ गया? 4/1, 4:1। मतलब जब भी आप ऐसे सांस लेते हो ना तो 80% क्या भरा आपने? नाइट्रोजन, और 20% क्या भरा? अरे वो बात अलग है कि एक रफ एस्टिमेशन है क्योंकि अदर गैसेस भी तो आती है ना। मैं फिलहाल इनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा है। तो कुल मिला के मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 4:1 में लेने का यूज टू हो चुका हूँ। अब अगर कोई इंसान कहेगा ना कि ले प्योर ऑक्सीजन, और मैं जैसे प्योर ऑक्सीजन लूंगा, भाई साहब अंदर का सिस्टम खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि मैं प्योर ऑक्सीजन लेने का आदी ही नहीं हूँ। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? यार जैसे तुम्हारे को सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी इंसान को कोई प्योर सब्सटेंस खिलाओगे तो बीमार पड़ जाएगा क्या? प्योर भैंस का दूध पिला दे, वो नॉर्मल डेयरी का पीता हो, ठीक है, उसे प्योर भैंस का दूध पिला दो, पचा पाएगा? लूज मोशन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उतनी प्योरिटी की उसे आदत नहीं थी। समझ रहे हो बात को? और प्योरिटी का एग्जांपल लो, 25-30 बादाम खिला दो एक दिन में, अब क्या होगा? अब भी नहीं पच पाएंगे। तो कुल मिला के मैं प्योर ऑक्सीजन लेने का आदी हूं ही नहीं। मैं N2 और O2 का एक रफ मिक्सचर 4:1 का प्योरिटी का क्या होगा? ज्यादा अमाउंट में खाया भाई जो भी है उसमें शायद प्रोटीन फैट मेरे को लगता है प्योर मिल जाता है। जैसे डायरेक्ट प्रोटीन, अब मैं तेरे को कहूँ कि तेरे को मैं प्रोटीन खिला देता हूँ आधा किलो, जो जिम वाले खाते हैं आधा किलो प्रोटीन एक दिन में, क्या होगा? नहीं बच पाएगा। क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि प्योरली प्रोटीन ही खा गया ना। खाने में तो बाकी अटरम शटरम भी होता है, उसमें प्रोटीन विटामिन ये सब जो वैल्यूज होती है तो कमी होती हैं। तो उस प्योरिटी से बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं प्योर ऑक्सीजन लेने का आदी तो हूँ ही नहीं। तो अब समझना, मैं जब भी कभी वहां जाता हूँ ना, क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग करने, तो स्कूबा डाइविंग करने के लिए क्या करूँगा? नीचे जा रहा हूँ तो सिलेंडर लेके जाऊंगा। तो आज तक हमें क्या लगता था कि उस सिलेंडर में हमारा क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन। ये लगता था ना प्योर ऑक्सीजन। क्या क्या होती है उसके अंदर? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि नाइट्रोजन कितनी % होती है? अप्रोक्सीमेटली। हाँ मतलब तू यूं देख, तू जीने के लिए नाइट्रोजन डाल के ले जा रहा है, लग नहीं रहा कि बेवकूफी है? अच्छा हम जीने के लिए नाइट्रोजन भी लेते हैं? हाँ लेते हैं, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन का आदि में हूं ही नहीं। काम सिर्फ कौन करता है, लेकिन लेते समझ गए? यहाँ ध्यान देना। तो ये रहा इंसान, इसने तैयार करवाया अपना सिलेंडर, पीछे टांग दिया, और ये भाई साहब मुंह में इसने फिट कर लिया। अब ये पानी में जाने के लिए तैयार है। भाई चेक कर ले, अब ये तैयार है। तो ये रहा मेरा सी लेवल, है ना, ये सी लेवल है।
आप बताओ इस सी लेवल के अगर मैं ऊपरी सतह पर रहूंगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा या फिर मैं निचली सतह पर रहूंगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा? है नीचे प्रेशर ज्यादा रहेगा। सबको क्लियर है ये वाली बात? क्यों नीचे प्रेशर ज्यादा रहेगा ये बात भी समझ लो। क्योंकि नीचे आप जितना ज्यादा रहोगे पानी का वेट आपको उतना ज्यादा रहेगा और प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो आप सोच करके देखो, जब नीचे मैं जा रहा हूँ प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप जब यूं सांस लोगे ना तो इतनी ही सांस नहीं डिसॉल्व होगी वो, बल्कि ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। ये बात क्लियर है आपको? तो यहाँ पर सिंपल मामला ये हो गया कि आप ऊपर हो तो कम डिसॉल्व है और नीचे हो तो गैस ज्यादा डिसॉल्व। अब तुम जब वो पीते हो, क्या बोलते हैं, नींबू लेमन पीते हो, तो स्ट्रॉ से ऐसे फूंक मारते हैं ऐसे करके, क्या होता है फूंक मारने से? बबल्स निकलते हैं। जो मसाला नीचे इकट्ठा हो रहा होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा घुल जाता है। मुझे नहीं पता तुम इस पर्पस से मारते हो नहीं मारते फूंक, मैं तो इसी पर्पस से फूंक मारता हूँ कि वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाए। समझ गए बात? तो कुल मिला के बात ये है कि जब मैं नीचे गया तो ज्यादा गैस डिसॉल्व हो रही थी, ऊपर आया प्रेशर कम होने से कम गैस डिसॉल्व हो रही है। अब अगर तुम पानी में भी जाते हो और फूंक मारते हो तो क्या होते हैं, बबल्स बन के आते हैं। तो याद रखना, किसी भी गैस में अगर एयर पास होगी ना, या एयर अगर उस क्या बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में से निकलेगी, तो वो इन द फॉर्म ऑफ कैसे निकलेगी, बबल। ये वाली बात क्लियर है? हमने पानी में फूंक मारा वो ऐसे करके, तो वो बबल्स की फॉर्म में ही निकला। ये बात क्लियर है? तो यहाँ ध्यान देना, आप ऊपर थे कम गैस डिसॉल्व थी और नीचे थे ज्यादा गैस डिसॉल्व थी। अब आपको एक एग्जैक्ट सिनेरियो बताता हूँ। मान लो जिन बच्चों के पास बायो नहीं है, सिर्फ उनको समझाने के लिए, सिर्फ उन बच्चों को समझाने के लिए, हमारा हार्ट होता है, हार्ट से वेन मतलब जो भी ब्लड वेसल होती है वो ब्लड वेसल जाती है, वो सिर्फ हाथ में नहीं जाती, वो पूरी बॉडी में फैली हुई है। ये बात क्लियर है? तो अब मान लो मैं सिर्फ हाथ का केस ले रहा हूँ, ये ब्लड वेसल थी, ये हाथ में ऐसे गई हुई थी, अब वहां से खून आना जाना लगा हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही मैं नीचे आया तो क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो मेरे ब्लड वेसल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होने लग गई, कम डिसॉल्व होने लग गई? मानते हो? अब अगर मेरे को बाय मिस्टेक ऊपर आना पड़ गया एकदम से, तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने के कारण वो जो डिसॉल्व्ड गैस थी वो बाहर आएगी नहीं आएगी? और बाहर किसकी फॉर्म में आएगी? बबल्स की फॉर्म में आएगी। मेरी बात दोबारा सुन लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? ये हार्ट है इधर, और हार्ट से ब्लड वेसल गई, और वो सिर्फ हाथ में ही नहीं, हाथ पैर सर वो सब जगह गई है ना। तो वो ब्लड वेसल ऐसे यहाँ गई हुई है, ब्लड का आना जाना लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे आया, क्योंकि प्रेशर बढ़ा, तो जब मैं सांस ले रहा हूँ तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही होगी, और कौन सी गैस डिसॉल्व हो रही होगी? नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन तो चलो रेस्पिरेशन के लिए मैंने यूज कर ली, लेकिन नाइट्रोजन यूज होगी? नाइट्रोजन यूज नहीं होती। वो नाइट्रोजन में नीचे हूँ, वो डिसॉल्व्ड है अभी, लेकिन और मैंने नीचे देखा वो शार्क आ रही है, तो मैं भागूंगा नहीं भागूंगा? किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से अगर मेरे को सडनली ऊपर आना पड़ता है, तो वो जो मेरी डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन थी वो ब्लड वेसल के बाहर आएगी नहीं आएगी? आएगी। और वो किसकी फॉर्म में बाहर आएगी? तो पूरी जो ब्लड वेसल थी ना, उसमें पता है सब जगह क्या क्या बन जाएगा? बबल ही बबल बन जाएंगे। और ऐसा सिर्फ एक ब्लड वेसल में नहीं होगा, पूरी बॉडी में। और पूरी बॉडी में अगर ब्लड वेसल्स में बबल्स बन गए तो ब्लड का फ्लो क्या उतना स्मूथ रह पाएगा? और याद रखना, ब्लड सिर्फ इसलिए फ्लो नहीं करता कि अंदर है, खाली है, बैठा बैठा क्या करूंगा, घूम ही लेता हूं, इसलिए नहीं फ्लो करता। वो हार्ट में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके O2 वाला ब्लड लेकर के आता है, तो वो क्या सप्लाई कर रहा है? ऑक्सीजन, और CO2 को एग्जिट। ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे मेरे को मना कर दो, क्योंकि मैं दोबारा समझा दूंगा। पक्का मैं पूछूंगा बता दोगे? तो यहाँ पर दोबारा ध्यान देना, मैं नीचे था, प्रेशर ज्यादा था, तो ब्लड वेसल्स में O2 N2 ज्यादा डिसॉल्व थी। O2 तो चल यूज हो गई, N2 यूज नहीं हुई, लेकिन प्रेशर ज्यादा है तो वो डिसॉल्व है। अगर मेरे को ऊपर आना पड़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो डिसॉल्व्ड गैस है वो बाहर भी तो आएगी, और बाहर आएगी किस फॉर्म में आएगी? तो पूरी वेसल में क्या बन गई? और बबल बनते ही मेरे ब्लड का फ्लो ना उतना स्मूथ नहीं रह जाएगा, रिस्ट्रिक्ट होगा। और आपको भी पता है कि अगर मैं आधे मिनट तक सांस ना लूं तो क्या होगा? एक इंसान मैक्सिमम कितनी देर तक सांस रोक सकता है?
मैं कहता हूँ खुद ही ट्राई करके देखना कि अगर 1 मिनट रोक पाओ तो 1 मिनट में तो भाई साहब गदर मच जाएगा। 1 मिनट में 1 मिनट नहीं रोकी जाती। तो ये ब्लड का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होना कुछ ऐसा ही है कि अब आपकी कोई सांसें रोक रहा है, समझ गए? तो इस मेडिकल सिचुएशन को हम बोलते हैं बेंड्स। क्या? दोबारा सुन लो। आप नीचे गए, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के कारण आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी जिसमें N2 और O2 डिसॉल्व हुआ। O2 मेरा यूज हो गया। अब अगर मेरे को ऊपर आना पड़ा तो N2 बाहर आया, किसकी फॉर्म में? बबल्स की फॉर्म में। और इस बबल्स की फॉर्म में जो ये सारा बन गया N2, इसको मैं इस मेडिकल कंडीशन को बोलता हूँ बेड्स। अब अगर इसका ट्रीटमेंट तुरंत नहीं मिल पाता तो इवन डेथ तक हो सकती है, समझ गए? क्योंकि यार ब्लड का फ्लो सीधा ऑक्सीजन की सप्लाई से रिलेटेड है और आप ऑक्सीजन ही काट दोगे तो कितनी देर तक आदमी जीवित रह लेगा, समझ गए? अब इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं ये भी बता देता हूँ कि भाई ये तो तूने दिक्कत बता दी, ये भी तो बता सही कैसे करेंगे। सही ऐसे करेंगे कि अब जो हमारा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था ना, मैं उसके अंदर हीलियम मिला के ले जाता हूँ। हीलियम चूज करने का रीजन है, हीलियम का KH वैल्यू जो होती है ना, KH वैल्यू वेरी हाई होती है। अब आप बताओ KH वैल्यू वेरी हाई होने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसकी खुद की सॉल्युबिलिटी तो ब्लड में होगी नहीं। आप ऐसे कर रहे हो, सांस ले रहे हो, अरे हीलियम तू भी आ जा, नहीं मैं बाहर ही ठीक हूँ। क्यों ठीक है तू बाहर? क्योंकि तेरे KH की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि तेरे को मैं कितना ही प्रेशर दे दूं, तेरे डिसॉल्व होना नहीं, चाहे तू नीचे रह चाहे तू। आप समझना, क्योंकि हीलियम आ गया तो अब इनकी जो फ्रैक्शन है थोड़ा कम हो गया होगा, समझ रहे हो? अब इनका फ्रैक्शन कम हो गया ना, तो अब ये डिसॉल्व भी कम हुआ करेंगे। ऑक्सीजन का कम डिसॉल्व होना ये खतरे की बात है, नाइट्रोजन का कम डिसॉल्व होना ये एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अब अगर मैं ऊपर आऊंगा तो उतना ज्यादा बबल्स बनने के चांसेस, और अगर बनेंगे भी तो कम बनेंगे, जो चलता रहेगा। तुम्हें पता है बड़े होकर के बीपी की क्यों वो शिकायत बढ़ जाती है? क्योंकि इंसान खाता रहता है ससुरी, उसकी जो ब्लड वेसल इतनी चौड़ी होती है उसमें ब्लड मस्त जाता है, खाता है, फैट कोलेस्ट्रॉल सब डिपॉजिट हो करके शाम यहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। अब बता अंदर का अगर वॉल्यूम ये इनके डिपॉजिट होने से अंदर का स्पेस कम होगा तो तू बता ब्लड ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा कम प्रेशर से? ज्यादा प्रेशर। क्यों ज्यादा प्रेशर से? समझ आ रहा है? क्योंकि जो वॉल्यूम मेरा मिल रहा था अब उतना वॉल्यूम तो ऐसा नहीं है कि वो 45 के बाद ये जमा होना चालू होता है। ये जो हम खा रहे हैं ना फैट कोलेस्ट्रॉल वाला, और सोचते तो है नहीं क्योंकि कम उम्र है, इजीली बच जाता है। एक्यूमुलेट होता 45 साल के बाद 50 साल में अक्सर लोगों को बीपी की दिक्कत होती है। क्यों? काम धंधा दूसरा कुछ करना नहीं, ये सब जमा हुआ है। अब तेरे को बीपी की दिक्कत हो गई, अब तू दवाई खा, दवाई नहीं खाई तो बीपी की टेंशन बढ़ती रहेगी। तो सिंपल सी बात है, कम नाइट्रोजन ब्लड वेसल में आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है? जब ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व था और वो ज्यादा एकदम से बबल आउट हो गया, समझ गए? तो जब आपने इसमें हीलियम गैस डाली ना तो इनके फ्रैक्शंस कम हो गए, कम डिसॉल्व हो रहे हैं। ऑक्सीजन का कम होना दिक्कत वाली बात है, लेकिन हम इतना भी इनका फ्रैक्शन कम नहीं करते कि यार ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए। इतना कम करते हैं जितना एक स्कूबा डाइवर झेल सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अब हीलियम डाल दिया तो बच्चा स्कूबा डाइविंग करने के लिए तैयार है। करने को तो ट्रेंड लोग ही करेंगे, लेकिन यह था कि जो ट्रेंड लोगों के लिए दिक्कत पहले इतनी सारी हुआ करती थी अब वो थोड़ी सी समझ में आई नहीं आई। पक्का आपको यही बात जो मैंने अभी ये सारी बताई ना मौखिक रूप से, ये तुम्हारे को एनसीईआरटी में पढ़वा रहा हूँ, ठीक है? निकालो किताब जरा। किताब में आपके एक जगह एग्जाम्पल 2.4 दे रखा है, उसके नीचे लिखा है एप्लीकेशन। किताब में आपके एग्जाम्पल 2.4 दे रखा है, जिनके सेकंड चैप्टर है उनका सेकंड, जिनका फर्स्ट है उनका फर्स्ट। एग्जाम्पल 2.4 के नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन भी पढ़ो, सेकंड एप्लीकेशन मैं खुद अभी पढ़वा रहा हूँ, जल्दी करो।
चलो भाई, इस वाले में कोई डाउट अभी तक बेंड्स में? ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बेंड्स की जो दिक्कत थी वो दूर कैसे करी, तो क्या बताओगे कैसे दूर करी? हीलियम ऐड करके। और हीलियम इतना ऐड किया था सो दैट कि उसकी खुद की पहली बात देख, हीलियम को ऐड करने के दो रीजन है। पहली बात, खुद के KH की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सो दैट ये खुद तो डिसॉल्व होता नहीं, और इनको डिसॉल्व इसलिए कम होने देता है क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ा सा, समझ गए बात? तो यहाँ ध्यान देना। थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है वो बड़ी नाइस एप्लीकेशन है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है भाई, अब एनॉक्सिया क्या कहता है ये आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसा कहता है, यहाँ ध्यान दो। आपको पता है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं कोर, और कोई भी चीज होती है वो कोर की तरफ खींची चली जाती है। तो जो आदमी यहाँ रह रहा है वो भी कोर की तरफ खींचा हुआ है, जो इंसान यहाँ रह रहा है वो भी कोर की तरफ खींचा हुआ है। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है यहाँ वाला गिर जाता है, ऐसा नहीं है। मेरी बात तसल्ली से समझना। ये इंसान ऊपर सतह पर रह रहा है, तो ग्रेविटी कहाँ ज्यादा है? अगर मैं अर्थ लेवल पे रहूंगा तो ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटी ज्यादा है, या ऊपर स्पेस में जाऊंगा तो ग्राउंड लेवल पे। अब आप समझ के देखना, ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जो एयर के पार्टिकल होते हैं ना वो यहाँ पे तकरीबन ठीक ठाक डेंस है। डेंस का मतलब समझ रहे हो? डेंस का मतलब इसलिए ये कि पार्टिकल्स काफी क्या है, पास पास। कोई दिक्कत तो नहीं पास होने से? पास होने से पता है कितना मजा आएगा। आप जहां जा रहे हो सांस ले रहे हो, मस्त सांस आ रही है। आप यहाँ जाके सांस ले रहे हो, क्या सांस आ रही है? सांस ऐसा होता है कभी खत्म हो गई, क्यों नहीं खत्म हो रही? बहुत पार्टिकल है भाई साहब, लेता है, 4 दोस्तों को भी दिला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ग्रेविटी कम होने लगेगी। ग्रेविटी कम होने लगेगी तो जो एयर के पार्टिकल है वो थोड़े थोड़े दूर होने लगेंगे। अब आप ऊपर जाओगे ना, और याद रखना आप सांस में वही ले सकते हो जो पार्टिकल्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं, आप ऐसे ऐसे करे जा रहे हो और कुछ स्मूथली आ भी रहा है, आप बस यूं खींचते ही रह जाओगे, कुछ आने का नहीं। अरे समझ रहे हो? नहीं आई बात समझ? कभी स्ट्रॉ के ऊपर ना आगे यूं लगा लेना, स्ट्रॉ जैसे है ये, स्ट्रॉ यूं लगा लेना और यूं ऐसे खींचने की कोशिश करना, कुछ खींचा जाएगा? क्यों नहीं खींचा जाएगा? क्योंकि भैंस की कुछ अंदर थोड़ी मोड़ी हवा थी, वो तो तूने खींच ली, स्ट्रॉ पिचक भी गई और तूने यहाँ से बंद कर रखा है। जब कुछ है ही नहीं तो खींचेगा क्या? तो अगर गलती से यहाँ पे पार्टिकल नहीं है ना तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो समझ, अगर ऊपर ग्रेविटी कम है तो पार्टिकल दूर दूर है, तूने यूं करा, हल्की सी सांस आई, फिर तू वहां गया, अब तू एक टाइम पे सबकी सांसें ले जाएगा, ऊपर कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। ऐसा केस नहीं होता, मतलब होता तो यही है, लेकिन मैं फिर भी ये बताता हूँ, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं ना, माउंटेन वगैरह पे चढ़ते हैं, एवरेस्ट वगैरह पे, उनका क्यों नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं लिख देता हूँ, वो इस वजह से लिख देता हूँ क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ ग्रेविटी कम होने के कारण एयर का प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? एयर का प्रेशर कम हो रहा है। और जब मेरा एयर का प्रेशर कम हो रहा है तो मेरी बात समझना, क्या गैस अंदर ज्यादा जा पाएगी? जब गैस अंदर ज्यादा जा नहीं पाएगी तो डिसॉल्व क्या घंटा होगी? दोबारा सुन, इस केस में प्रेशर बढ़ने के कारण बहुत गैस डिसॉल्व हुई और ऊपर आया, रिलीज हुई, रिलीज होते ही बन गए बबल, और बबल ने मेरा नाश कर दिया। यहाँ पे ससुरी गैस बुरा मान गई, गैस है ही नहीं। जैसे जैसे आप क्लाइंबिंग कर रहे हो गैस इतनी कम है कि आप सांस ले ही नहीं पा रहे, तो ऊपर जाके एवरेस्ट पर ऊपर बिल्कुल किला फतह, मतलब जो झंडा फहराने वाली बात होती है, वो आप फहरा ही नहीं पाओगे। क्यों? उससे पहले ही आपका ना दम घुटने लग जाएगा। तो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की जो सिचुएशन आई है ना, इसी को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। पढ़वा दूं? हैं? किताब शेयर कर लेना थोड़ी देर के लिए। भैया पढ़ के देखियो क्या लिखा है। एट हाई ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हाइट को कह रहे हैं ये भैया जी, कह रहा है एट, ये लिख लोगे घर से होमवर्क में इनकी एक्सप्लेनेशन। ये क्या कह रहे हैं भैया कि एट हायर ऑल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, व्हाई दे आर सेइंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट सेइंग ओनली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल इसलिए क्योंकि ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, जो ओवरऑल प्रेशर है ना
वो ऑक्सीजन भी बना रही है, नाइट्रोजन भी बना रही है, CO2 भी बना रही है, CO भी बना रही है, जो भी अदर गैस सब बना रही है ना, तो सबका थोड़ा थोड़ा प्रेशर मिला के टोटल प्रेशर हो रहा होगा। वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम, ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे तो ज्यादा रहता है ना जी। तो वो कह रहा है दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ऊपर पार्शियल प्रेशर कम है तो ऐसे ही हम सांस लेंगे तो लो O2 हमारी ब्लड में आएगी, और लो O2 ब्लड में आएगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होने से ना रेस्पिरेशन कम होता है, समझ रहे हो। तो वही है, दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू of people living at high altitude or climber. So low blood oxygen causes climber to become weak, unable to think. Nausea, nausea पता है किसके, nausea लिखा है यहाँ पर नहीं, एनोक्सिया लिखा, nausea पोजिया नहीं लिखा। तो ऐसी मेडिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। कितनों को समझ नहीं आया ये बताओ, आ गया समझ पक्का। ये जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई ये आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मान ले आपको 3-4 चीजें लिख दी, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन ब्लड, बैंड, एनोक्सिया और एक कुछ और लिख दिया, और पूछ रहा है इनमें तो कौन सा ऑड वन है, तो कौन सा ऑड वन है, वो जो चौथा होगा वो ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ही रिलेटेड है हेनरीज लॉ से, बाकी शायद तो कुछ और होगा। तो कुछ भी तरह का क्वेश्चन वो यहाँ से आपसे बना के पूछ सकता है। अगर मैं NCERT क्या बोलते हैं इनके CBSE की बात करूँ तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज एनोक्सिया, एक्सप्लेन करो ब्रीफली एनोक्सिया क्या है, बेंड्स क्या है, समझ गए, हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करो, समझ गए पक्का, वेरी नाइस। तो ये हो गया। अच्छा मैंने आपको तब से हेनरीज लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी आपको हेनरीज लॉ स्टेट करवाया, स्टेट तो करवाया नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, ये तो लिख लोगे ना होमवर्क की एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आ जाओ, हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, हेनरीज लॉ स्टेट्स that solubility of gas in a liquid, ठीक है, solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas ठीक है। पार्शियल प्रेशर किसके ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है भैया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड और सॉल्यूशन सरफेस, ठीक है जी। लिक्विड या सॉल्यूशन सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा गैस के प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी। इज दैट क्लियर? ये हो गया, जल्दी देखो इसको, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ ध्यान देना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हो सकता है आपको समझ ना आए दो बच्चों को, ठीक है। सॉल्यूशन में H2S की सॉल्युबिलिटी 0.195 मोलर दे रखी है। देखो H2S आपका क्या हो गया, H2S आपका गैस हो गया, और सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा होगा तो कोई ऑब्वियस सी बात है लिक्विड होगा, ठीक है। तो H2S गैस इन एनी लिक्विड, कुछ ऐसा सा ये कंडीशन है। तो अगर यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी कह रहा है H2S की कितनी है, 0.195 मोलर है, मतलब ये 0.195 मोलर H2S का है, क्योंकि ये सॉल्यूट है और ये मेरा सॉल्वेंट है। तो कह रहा है 0.195 मोलर दे रखा है, और 0.195 मोलर क्या होता है, 0.195 मोल पर केजी, मैंने बताया यही होता है। और इसका मतलब हो गया 0.195 मोल इन 1 केजी, ठीक है। क्योंकि ये जो कह रहा है H2S की सॉल्युबिलिटी कह रहा है, ये वाटर में कह रहा है, चेक करना वाटर के अंदर कह रहा है, किसमें कह रहा है, वाटर के अंदर ना। तो ये मेरा जो लिक्विड है, ये लिक्विड मेरा क्या है, इतना, और क्योंकि ये मेरा 0.195 मोल पर केजी है, तो 0.195 मोल ऑफ H2S हो गया जो सॉल्यूट है, और ये क्या हो गया 1 केजी ऑफ वाटर हो गया। अब आप चेक करना, यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है कि मेरे को भाई चाहिए क्या, मेरे को चाहिए
प्रेशर जो होता है वो KHX होता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। प्रेशर क्या होता है? KHX। प्रेशर भी गैस का, KH भी गैस का, मोल फ्रैक्शन भी गैस का। तो चेक करना भैया, प्रेशर ऑफ गैस क्या लूंगा? ये भाई साहब एक चीज कह रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन होता है और प्रेशर होता है 1 atm। तो प्रेशर की वैल्यू इन्होंने दे दी 1 atm। कैसे निकाला मैंने 1 atm? क्योंकि वो बात ही कर रहे हैं कि ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किसने पर है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। और क्या रहा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH तो मेरे को निकालना है, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा तो मैं डिवाइड करके निकाल लूंगा ना। मेरी बात दोबारा सुनना, क्वेश्चन में क्या रहा था? H2S जो डिसॉल्व हुआ है वो 0.195 मोलर हुआ है। ये भी आपको नहीं आएगा समझ, ये मोलारिटी वाला रिलेशन है, तो अगर नहीं आता तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो 0.195 मोलर का मतलब हो गया 0.195 मोल पर केजी। तो पर केजी तो सॉल्वेंट हो गया और इतने मोल क्या हो गया? सॉल्यूट। तो क्या रहा है भैया, मेरे को KH निकालने के लिए प्रेशर चाहिए, X चाहिए। X मेरे पे है नहीं गैस का, प्रेशर क्योंकि STP कह रहा है इसलिए 1 atm ले लिया, वरना मेरे पास ये भी होता। तो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकलेगा? ये निकलेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। बोल दे अब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या हो गया? 0.195। तो इसकी वैल्यू हो गई Ng की 0.195 कितने मोल। अब क्या रहा है कि भाई मेरे को वाटर बता दो कितना है मोल, तो मेरा काम हो जाएगा। वाटर कितना केजी है? तो वाटर हमारे को दे रखा है कि 1 kg है, तो 1 kg तो मेरा 1000 ग्राम होता है। और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वाटर के वो कैसे आ जाएगा? गिवन मास बाय वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18। तो गिवन मास मेरा हो गया 1000 और ये हो गया मेरा 18। तो आंसर मेरा आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा 55.55 मोल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 55.55 मोल डाल दूंगा और यहाँ से मेरे को नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पता ही है, तो ले भैया डाल दे, क्या आ जाएगा? X ऑफ गैस आ गया मेरे पास 0.195 मोल, यहाँ नीचे 0.195 प्लस में 55.55, ये मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ गया। फटाक से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इधर डाल, यू विल गेट KH ऑफ गैस। समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन जो होता है अगर ये पेपर में आया तो ये 3 मार्क्स का आएगा, या फिर हो सकता है 2 मार्क्स का। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये ध्यान देना है कि जो इसने H2S की सॉल्युबिलिटी बताई वहां से कितने मोल इन कितने केजी आ गया, तो मोल्स ऑफ गैस मिल गया, इसका मोल्स ऑफ वाटर में निकाल लूंगा। अब KH निकालने के लिए प्रेशर और X चाहिए। प्रेशर वहां से पता लग गया क्योंकि क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो सॉल्युबिलिटी है वो इस प्रेशर पे है, तो ये मेरे को 1 atm मिल गया। अब यहाँ से मेरा KH आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे पक्का, ये डन कर लेना। और आपको जो होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क बता रहा हूँ। होमवर्क में आपका एग्जाम्पल जो है वो 2.4 करना है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या करने हैं? इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 2.6 तो मैंने करवाई दिया और 2.7 ये वाला करना है। और बता रहा हूँ बैक एक्सरसाइज में कौन सा करना है। बैक एक्सरसाइज में आपको बता दूं क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताऊंगी। बैक एक्सरसाइज में आप करोगे 2.2.12 यार एक चीज तो रहेगा इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर तो देखना नहीं, 2-4 मिनट एक्सटेंड कर दो क्लास अगर टाइम हो तो। बैक एक्सरसाइज आपका रहेगा 2.12 एंड 2.13, ठीक है। और इससे पहले जो भी करा हुआ है वो कर लेना, ठीक है। जो इससे पहले वाला होमवर्क था वो तो रिपीट कर ही लेना, क्योंकि किसी भी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, ठीक है भाई। चलो।